हेलो दोस्तों, मैं हूं एजुकेटर शुभम पांचाल। स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा हेतु विशेष रूप से हिंदी माध्यम के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज लेकर आए हैं आज पार्ट 2 आधुनिक भारत का, जिसमें हम सन 1995 से लेकर 2018 तक के विभिन्न प्रकार के आधुनिक भारत में पूछे गए क्वेश्चंस को यहाँ पर समराइज़ करेंगे। तो बने रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ। तो वीडियो को शुरू करने के पूर्व मैं आप सभी को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। हमारे द्वारा कुछ पेड कोर्सेज चलाए जा रहे हैं जो यूपीएससी एवं अदर स्टेट पीएससी जैसे यूपीपीएससी, एमपीपीएससी एवं बीपीएससी की प्री एवं मेंस की तैयारी आप हमारे पेड ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, तथा विभिन्न प्रकार के स्टडी मटेरियल को आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करके ले सकते हैं। देखिए, हिंदी माध्यम के विशेष जो यह अभी प्रक्रिया जो इकाई चल रही है उससे संबंधित थोड़ी सी जानकारी और देना चाहूँगा मैं। आप हमारे इन दोनों दिए गए नंबर पर संपर्क कर हमारे टेलीग्राम नंबर से टेलीग्राम ग्रुप को स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से जुड़ सकते हैं। उसमें आपको यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में जो सन 1995 से 2018 तक की जितने भी पीडीएफ्स हैं वो आपको वहाँ पर फ्री में दे दी जाएंगी। तो ध्यान रखिएगा, हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलिए। 7838692618 ये हमारा टेलीग्राम नंबर है। 8564880530 पर आप फ़ोन या कॉल कर या व्हाट्सएप कर हमसे पेज ग्रुप की जानकारी ले सकते हैं। तो बने रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस के साथ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, उसका प्रधान संबल प्रिंसिपल फोर्ट था सामाजिक और धार्मिक सुधार। उसने सामाजिक बुराइयों के निराकरण के विधान निर्माण का सहारा लिया और बाल विवाह पर्दा प्रथा के उन्मूलन के लिए अविराम परिश्रम किया। सामाजिक समस्याओं पर राष्ट्रीय स्तर पर विचार विमर्श को प्रोत्साहित करने हेतु उसने भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का उद्घाटन किया, जिसके अधिवेशन में बहुत वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हाथ साथ होते रहे। उस उद्धरण में संकेतित व्यक्ति कौन है? देखिए, यह वाक्य किसने बोला था? ईश्वराचार्य विद्यासागर ने नहीं, भैराम जी मालाबारी ने नहीं, BR अम्बेडकर जी ने बिल्कुल भी नहीं। इसका राइट आंसर है महादेव गोविंद रनाड़े। ध्यान रखिएगा, महादेव गोविंद रनाड़े, जिसको आपने नाम सुना होगा, महाराष्ट्र से संबंधित है ये लोग। और आप बोल सकते हो कि इनको महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनको महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। इन्होंने क्या करा था? महाराष्ट्र राज्य में जितनी भी कुप्रथाएं चल रही थी, इन्होंने क्या करा था? समाज की बुराइयों को दूर करा था। इन्होंने सामाजिक सुधार और सामाजिक और धार्मिक सुधार पर क्या किया था? अधिक से अधिक क्या किया था? इन्होंने जोर दिया था। इन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर क्या करा था? विचार विमर्श करने के लिए महाराष्ट्र सरकार के द्वारा इन्होंने कई प्रकार के बोल सकते हो आंदोलन किए। इन्होंने कई प्रकार के अधिवेशन में इन्हें साथ दिया। राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भी इन्होंने साथ दिया। और इन्होंने कई प्रकार की प्रथाएं बनकर आई, जैसे पर्दा प्रथा हो गई, बहुविवाह प्रथा हो गई, जाति प्रथा हो गई, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना की जो बैन था उसको इन्होंने चालू कराया। फिर बात कर सकते हैं हम इसमें कि विधवा विवाह को इन्होंने शुरू करा। और 1884 में इन्होंने अपना शिक्षा का प्रसार भी किया था। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। आपने नाम सुना होगा कि विधवाओं के लिए इन्होंने विडो रिमेरेज एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो वो सब महादेव गोविंद रनाड़े से संबंधित क्वेश्चन है और कई बार क्वेश्चन को पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा, यह जो आप बोल सकते हो कि वाक्य है यह आपका है महादेव गोविंद रनाड़े से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। देखिए, यहाँ पर दो सूची दे रखी है, सूची 1 और सूची 2। सूची 2 को सूची 1 से सम्मिलित करना है। चार्टर एक्ट 1813 पूरी तरह भारत में सिंजा कंपनी के कार्य को विनियमित करने के लिए ब्रिटेन में एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्थापित करना, ये गलत है। रेगुलेटिंग एक्ट, भारत में कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, ये देखते हैं इसको। उसके बाद देखेंगे हम 1858 का अधिनियम में ब्रिटिश काउंसिलिंग को हस्तांतरित कर दिया गया, शासन का अधिकार वाला। पिच इंडिया एक्ट, कंपनी के ब्रिटिश को कंपनी के प्रबंध से संबंधित सभी पत्राचार हो दस्तावेज को ब्रिटिश सरकार को प्रस्तुत करने को कहा गया। देखिए, इसमें जो सही है मैं आपको उसी बताऊंगा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 वाला कहाँ गया आपका? रेगुलेटिंग एक्ट ये है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और पिच इंडिया एक्ट 1784 का, ध्यान रखिएगा, पिच इंडिया एक्ट 1784 का। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और इस क्वेश्चन में कई बार लोगों को डाउट भी होता है, तो उस डाउट को मैं अभी क्लियर करता हूँ। यहाँ कौन कौन से सही है? जैसे हम बात करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट की, तो जो चार्टर एक्ट था, सबसे पहले बात करेंगे हम चार्टर एक्ट की। तो चार्टर एक्ट 1813 था, जो भारत में कंपनी का व्यापारी जो एकाधिकार था उसने क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। रेगुलेटिंग फिर रेगुलेटिंग एक्ट की बात करें तो रेगुलेटिंग एक्ट का राइट आंसर आपका कंपनी के निर्देशक और कंपनी के प्रबंध से संबंधित सभी पत्राचार और दस्तावेज ब्रिटिश सरकार को प्रस्तुत करने को कहा गया था। फिर एक्ट 1858 की बात कहें तो एक्ट ऑफ 1858 की अगर मैं बात कहूँ आपको, तो उसके बारे में भी जानकारी दे देता हूँ मैं अभी आपको कि शासन का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश काउंसिल से हस्तांतरित कर दिया गया था। बिल्कुल सही है। और चौथा देखेंगे पीस इंडिया एक्ट। तो पीस इंडिया का जो था उसमें था भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों के लिए विनियमित करने के लिए ब्रिटेन में एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापित करना। ध्यान रखिएगा, इसका अगर मैं कहूँ कि ए का कौन सा है तो दूसरा है, यदि बी का कहूँ तो मैं चौथा है, सी का तीसरा है और डी का क्या है आपका पहला है। तो ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसरॉय का सही कालानुक्रम क्या था?
भारत में जो ब्रिटिश कालाक्रम पूछा देखते हैं, लॉर्ड कर्जन, नहीं लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड हार्डिंग या लॉर्ड इरविन। देखिए सबसे पहली बात तो इनका वायसराय का कालानुक्रम याद है, तो आपको उसका कालक्रम याद होना बहुत जरूरी है। तो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के तहत तो 1899 से 1905 में रहा है। और अगर हम बात करूँ चेम्स फोर्ड का, तो 1916 से 1921 रहा है। और लॉर्ड हार्डिंग की बात करें तो लॉर्ड हार्डिंग है आपका 1910 से 1916, और लॉर्ड इरविन की बात करें 1926 से 1931। तो अगर इसको सही क्रम में चुना जाए तो पहला आपका सही है लॉर्ड कर्जन, आपका 1899 से 1905। दूसरे की बात करें तो उसका लॉर्ड हार्डिंग आए थे 1910 से 1916, और तीसरे की बात करें तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे 1916 से 1921, और चौथा है लॉर्ड इरविन आपका 1926 से 1931। यानी कि लॉर्ड कर्जन आपका 1899 से 1905, लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921, लॉर्ड हार्डिंग आपका हो गया 1910 से 1916, और लॉर्ड इरविन हो गया आपका 1936 से 1931। तो राइट आंसर यहाँ पर आपको सही क्रम नंबर था 1 3 2 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पानीपत के तटीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। तटीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। या प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने मिलकर षड्यंत्र किया था। तो देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो पानीपत का तटीय युद्ध हुआ था 1761 में, वो अहमद शाह अब्दाली ने किसा होता, इमरान लोदी नहीं, मराठों को क्या कर दिया था, हरा दिया था। ध्यान रखिएगा इसमें कथन सिर्फ तीसरा ही सही है। पानीपत का जो तटीय युद्ध हुआ था अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच में हुआ था, मराठों के बीच में हुआ था, और इसमें मराठों हार गए थे। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की अगर मैं बात करूँ, आपने नाम सुना होगा तृतीय आंग्ल मैसूर, यहाँ पर दे रखा है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। मैं आपको बताऊंगा चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में, क्योंकि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध आपने नाम सुना होगा 1799 में टीपू सुल्तान उसमें मारा गया था, ना कि तृतीय आंग्ल मैसूर में मारा गया था। ध्यान रखिएगा चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी, तो ये भी गलत है। और थर्ड वाला यहाँ पर है कि प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने मिलकर षड्यंत्र रचा था। ये क्वेश्चन का राइट आंसर है, बिल्कुल रचा था, तो राइट आंसर होगा आपका 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए यहाँ पर कुछ कथन दे रखे हैं, उन कथनों पर विचार करना है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, और विचार करने के बाद बताना है कि इनमें से कौन से कथन सत्य थे। तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए कह सकते हैं कि कलकत्ता में बैथुन स्कूल स्थापित किया था। नेक्स्ट आपका बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे। और नेक्स्ट है इसका केशव चंद्र सेन ने सती प्रथा के विरुद्ध अभियान के फलस्वरूप तत्कालीन गवर्नर जनरल ने सती प्रथा पर प्रतिबंध के लिए कानून बनाया। देखिए जो पहला है ईश्वरचंद्र विद्यासागर की बात की जाए तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के प्रमुख उद्देश्य से कलकत्ता में बैथुन स्कूल स्थापित किया था, ये बिल्कुल सही है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रथम स्नातक थे, ये भी सही है, परंतु तृतीय वाला इसका गलत है। केशव चंद्र सेन ने सती प्रथा के विरुद्ध अभियान के फलस्वरूप तत्कालीन गवर्नर जनरल ने सती प्रथा पर प्रतिबंध के लिए कानून नहीं बनाया था। मैं बताता हूँ इसके लिए किसने अभियान चलाया था, वो थे आपके राजा राम मोहन राय। ध्यान रखिएगा राजा मोहन राय ने ही सती प्रथा के विरुद्ध क्या चलाया था, अभियान चलाया था। और 1829 में नवाब सिराजुद्दौला, क्या बोल सकते हैं, नवाब सिराजुद्दौला कहाँ से आ गया, हाँ मैं बोल सकता हूँ आपको कि केशव चंद्र की बात चल रही थी, हम माफ़ कीजिएगा कि केशव चंद्र की यहाँ पर बात चल रही थी कि सन 1829 में विलियम बेंटिक ने क्या किया था, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। किसने प्रतिबंध लगाया था, विलियम बेंटिक ने लगाया था। और किसके कहने पर, आप बोल सकते हो राजा राम मोहन राय के कहने पर। और ध्यान रखिएगा जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की अगर यहाँ बात हो रही है तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और गट्टूनाथ बोस ने 1858 में क्या किया था, कलकत्ता विश्वविद्यालय से प्रथम स्नातक डिग्री प्राप्त की थी, तो ये बिल्कुल सही है। और ये बैथुन स्कूल प्राप्त किया था, ये भी सही है। परंतु ईश्वर चंद्र विद्यासागर स्कूल बैथुन स्कूल से संबंधित थे, ना कि आपके सती प्रथा के विरुद्ध थे। सती प्रथा वाला मैंने आपको बताया राजा राम मोहन राय और विलियम बेंटिक के समय में सती प्रथा बंद हुई थी 1829 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कब निरस्त किया गया, लॉर्ड अफ्रीन के समय, लॉर्ड रिपन के समय, लॉर्ड कर्जन के समय, या लॉर्ड हार्डिंग के समय। तो राइट आंसर है इसका लॉर्ड रिपन के समय। देखिए वर्नाकुलर प्रेस ऑफ बोल सकता हो लॉर्ड लिटन के सामने, लॉर्ड लिटन के समय आया था 1878 में। इसके पूर्व के वीडियो में मैंने आपको बताया है, पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा। लॉर्ड लिटन के काल में 1878 में आया था, और 1882 में लॉर्ड रिपन ने क्या कर दिया गया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को नियत कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सत्य है। आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता डच उपनिवेश था, ये गलत है। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण करा, ये बिल्कुल सही है। आधुनिक कोच्चि सबसे पहले उपनिवेश था जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया, गलत। आधुनिक कोच्चि कभी भी ब्रिटिश उपनिवेशों का भाग नहीं था, ये भी गलत। इसका सिर्फ सही है कि डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण इन्होंने करवाया था। देखिए डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया था और आधुनिक फोर्ट विलियम्स का निर्माण कराया था, कहाँ पर, कोच्चि में। जरूर पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ पर बताना है कि कथन का विचार करने के बाद कि इसमें से क्या सही है। वारेन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल थे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश ढांचे पर आधारित नियमित पुलिस बल की स्थापना की, है ना। इसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया, ये बिल्कुल सही है। भारतीय दंड संहिता वर्ष 1860 में लागू की गई, ये भी सही है। देखिए दूसरा और तीसरा सही है परंतु पहला यहाँ पर गलत है, क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट में के द्वारा ही 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें कलकत्ता में 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, ध्यान रखिएगा, ये बिल्कुल सही है। और भारतीय दंड संहिता आईपीसी सेक्शंस 1860 में लागू हुई, ये भी हुई है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1860 वाला पढ़ लीजिएगा, लॉर्ड मेकाले वाला पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। परंतु वारेन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल थे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश ढांचे पर आधारित एक नियमित पुलिस बल स्थापित किया था, ये गलत है। देखिए वो वारेन हेस्टिंग नहीं थे, वे थे आपके लॉर्ड कर्जन, ध्यान रखिए, लॉर्ड कर्जन ने ऐसा पहला गवर्नर जनरल था जिसने ब्रिटिश रूपरेखा के आधार पर नियमित पुलिस बल स्थापित किया था। किसने किया था? ब्रिटिश जो रूपरेखा के आधार पर नियमित पुलिस बल स्थापित किया था वे थे आपके लॉर्ड कर्जन, ना कि वारेन हेस्टिंग प्रथम। इसका राइट आंसर है आपका लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। 18वीं सदी के भारत में लड़े गए युद्ध का निम्नलिखित में सही कालानुक्रम क्या है? वांगीवास का युद्ध, बक्सर का युद्ध, अंबर का युद्ध, प्लासी का युद्ध। गलत है। अंबर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, वांगीवास का युद्ध या बक्सर का युद्ध, बिल्कुल सही है। अंबर का युद्ध पहले हुआ था, फिर प्लासी का, फिर वांगीवास का, फिर बक्सर का, इसके बाद में बात करते हैं। थर्ड देख लेते हैं, वांगीवास, प्लासी, अंबर, बक्सर गलत है, और अंबर, बक्सर, वांगीवास और प्लासी युद्ध भी गलत है। राइट आंसर आपका दूसरा, अंबर युद्ध, प्लासी युद्ध, वांगीवास का युद्ध और बक्सर युद्ध, क्योंकि जो अंबर का युद्ध हुआ था वो हुआ था अनवरुद्दीन और अंग्रेज के बीच में, आपको पता होगा, और 1749 में हुआ था। कब हुआ था? 1749 में अनवरुद्दीन और अंग्रेज के बीच में हुआ था। दूसरी बात करें प्लासी के युद्ध की, तो जो प्लासी का युद्ध था वो लगभग 1757 में हुआ था, सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। किस किस के बीच में? सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में 1757 में। वांगीवास के युद्ध की बात करें तो वांगीवास का जो युद्ध था वो 1760 में हुआ था और फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच में हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था? फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच में हुआ था। और जो लास्ट है आपका बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में मीर कासिम और अंग्रेज के बीच में। किस किस के बीच में हुआ था? मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच में बक्सर का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की। निम्नलिखित में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? देखिए फेबियन आंदोलन, एनी बेसेंट, ए होम, माइकल मधुसूदन दत्त, आर पाम दत्त। तो देखिए फेबियन आंदोलन जो था वो ब्रिटिश साम्राज्यवादियों और जो ब्रिटिश साम्राज्यवादी में जो बुद्धिजीवी हैं उनका आंदोलन था। ध्यान रखिएगा, इन बुद्धिजीवियों का क्या था? आंदोलन था, है ना। अब मैं इनको बुद्धिजीवी ही कहूँगा। और इसकी जो प्रस्तावक थी वो थी आपकी एनी बेसेंट, बिल्कुल सही आंसर है। फेबियन आंदोलन ब्रिटिश समाजवादी बुद्धिजीवियों का एक आंदोलन था और जिसकी प्रस्तावक कौन थी? एनी बेसेंट थी। ध्यान रखिएगा, एनी बेसेंट के बारे में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 आपका। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चार्टर एक्ट, और बताना है कि कौन सा सही है ना। चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार को एकाधिकार उत्साहित कर दिया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर भारत में सीधा शासन करने का उत्तरदायित्व ग्रहण किया। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहली बात तो यह सही है। चार्टर एक्ट जो 1853 है ये गलत है। पहले इसकी बात करते हैं कि जो चार्टर एक्ट 1853 नहीं 1813 है। जानकी का जो 1813 का चार्टर एक्ट था उसमें कंपनी ने व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया था, ना कि 1853 के चार्टर एक्ट में। तो इसका ये तो बिल्कुल गलत है। बाकी आला सही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 का जो भारत शासन अधिनियम है, जानकी का हिंदी में जरूर नाम पढ़ लीजिएगा। हिंदी की बात करेंगे, हिंदी भाषा पर हमारा बहुत ज़्यादा जोर है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, आपको पहली बार यूपीएससी में हिंदी माध्यम के लिए विशेष रूप से मेहनत कर रहे हैं हम लोग, तो जरूर देखिएगा इन वीडियोज़ को। हाँ, बात हो रही थी यहाँ पर 1858 के एक्ट ऑफ इंडिया की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की। तो हिंदी माध्यम के मैं बताना चाहूँगा 1858 में भारत शासन अधिनियम 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर भारत में सीधा शासन करने के लिए उत्तरदायित्व ग्रहण किया था। देखिए 1858 का जो आप बोल सकते हैं भारत शासन अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लीजिएगा, कई बार इसमें से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 आपका। निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में लिखने का प्रसिद्ध किया है? भील विद्रोह को, रंगपुर तथा दीनापुर विद्रोह को, विष्णुपुर तथा वीरभूम विद्रोह को, या सन्यासी विद्रोह को? तो देखिए आनंद मठ जो है एक है आपका बंगाली उपन्यास। कैसा उपन्यास है आपका? बंगाली उपन्यास है। और किसने लिखा था आपको पता है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। और ये अब सन्यासी विद्रोह के ऊपर प्रसिद्ध था। ध्यान रखिएगा 1882 में जो प्रकाशित हुई थी ये, ध्यान रखिएगा, और किसके ऊपर आधारित थी? सन्यासी विद्रोह के ऊपर आधारित थी। ध्यान रखिएगा आनंद मठ 1882 से क्वेश्चन संबंधित हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13।
वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा 1857 में अंग्रेजों द्वारा इसे बंदी बनाकर मार दिया गया? नाना साहब, कुंवर सिंह, खान बहादुर खान या तात्या टोपे? देखो, 1857 की जो क्रांति थी वह भारतीय स्वतंत्रता की सबसे बड़ी क्रांति कह सकते हैं, आप उसको अग्रदूत कह सकते हैं। 1857 की क्रांति, इसके रिलेटेड कई बार यूपीएससी, एमपीपीएससी या अदर स्टेट पीएससी वाले क्वेश्चंस पूछते ही हैं, तो इस क्रांति की एक एक समीक्षा जरूर पढ़ लीजिएगा। तो जो 1857 की जो क्रांति थी उसमें मैं बताता हूँ कि तात्या टोपे, ध्यान रखिएगा, तात्या टोपे कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा, तात्या टोपे। जो 1857 की जो क्रांति थी उसमें तात्या टोपे को क्या कर दिया था, उन्हीं के दोस्त के द्वारा धोखा कर दिया गया था, जिससे उनको पकड़ लिया गया था और बोल सकते हैं कि 1858 में इनको क्या दे दी गई थी, लगभग इनको 1858 में फांसी दे दी गई थी, मार दिया गया था इनको। और ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश काउंट के अगर कार्यकाल की बात करें तो 1837 से 1859 तक ये रहे हैं, परंतु 1857 की क्रांति बहुत बड़ी क्रांति थी। और पूछ लीजिएगा इसका तात्कालिक कारण से लेकर ऐतिहासिक कारण से लेकर सारे कारण बिल्कुल डिटेल में पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल क्वेश्चन आते हैं 1857 की क्रांति से। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 आपका, सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? देखिए, सिपाही विद्रोह है ना, सिपाही विद्रोह की बात हो रही है, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हार्डिंग या लॉर्ड लिटन? तो देखिए, जो सिपाही विद्रोह के समय जो हमारे भारत का गवर्नर जनरल था वह था आपका लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि 1857 का जो विद्रोह था उसका ख़त्म हो गया। उसके बाद की अगर मैं बात करूं कि अगर सिपाही विद्रोह के बारे में बात की जाएगी, लॉर्ड कैनिंग के बारे में बात की जाएगी, तो जो लॉर्ड कैनिंग थे, अगर मैं इनके समय काल के कार्यकाल की बात करूं तो इसका कार्यकाल था आपका 1837 से 1859। ध्यान रखिए, लॉर्ड कैनिंग का समय काल था 1837 से 1859। जिस प्रकार मैंने अभी आपको बताया था 1857 के विद्रोह में 1837 से 1859 में उन्हीं के शासनकाल की बात कर रहा था, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल की, कि 1837 से 1859 तक इनका लॉर्ड कैनिंग का क्या था, शासनकाल था। और 1857 के विद्रोह के बाद अगर कोई विद्रोह अगर भारत में अगर आ सकते हैं कि विद्रोह का जो एक तत्व समाप्त हो रहा है, तो सिवासी विद्रोह जो है वो लॉर्ड कैनिंग के समय आया था 1837 से 1859 के बीच में, 1857 के लगभग। ध्यान रखिएगा, मैं डेट तो बिल्कुल नहीं फिक्स बता पाऊंगा, इसके लिए क्षमा चाहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? देखिए, सोम बोल सकते हैं, सोम प्रकाश नामक पत्रकार जो है वो सबसे पहली बात तो बंगाली भाषा का एक समाचार पत्र है। किस भाषा का है? बंगाली भाषा का। तो नॉर्मल सी बात है कि बंगाल का राजनीतिक अखबार होगा, हाँ बिल्कुल है। तो देखते हैं यहाँ पर, दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राममोहन राय या सुरेंद्र नाथ बनर्जी? तो राइट आंसर है आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ना रखिएगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने ही प्रथम बंगाली राजनीतिक अखबार को प्रकाशित किया था। और ध्यान रखिएगा, बिल्कुल ये बिल्कुल कई बार पूछ चुके हैं, ईश्वर चंद्र सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 16, ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किसी एक का शासनकाल हटा दिया गया था? अवध का, झांसी का, नागपुर का या सतारा का? तो अवध का, उत्तर प्रदेश का है अवध। देखिए, ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाल लेकर अवध का एक शासक हटा दिया गया था, क्योंकि बोल सकते हो कि जो झांसी है, नागपुर और जो सतारा है, ये जो यहाँ पर तीन आप बोल सकते हैं जो सिद्धांत दे रखे हैं, ये जो साम्राज्य मिला गए हैं, परंतु आप कह सकते हो कि अवध को वहाँ पर उस समय नहीं मिला गया था। जो आपको सितारा का नाम सुना है का, सतारा 1848 के लगभग की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, सतारा है, नागपुर है, झांसी है, परंतु कुशासन का बहाना लेकर जो प्रांतों में से शासक हटाया गया था वो था आपका अवध। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में अंत में आया था? डच, इंग्लिश, फ्रांसीसी या पुर्तगाली? तो देखिए, आपको पता होगा कि यूरोपियों में से कौन सा स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया था, तो वह था आपका पुर्तगाली, क्योंकि पुर्तगाली 1458 में आए थे। ध्यान रखिएगा, पुर्तगाली 1458 में आए थे और स्वतंत्रता के पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में यही आए थे, वो थे आपके पुर्तगाली के, फ्रांसीसी के, इंग्लिश के, डच? तो देखिए, इसका राइट आंसर है फ्रांसीसी। माफ़ कीजिएगा मुझे, पुर्तगाली का मैं आपको सिर्फ समय बता रहा था, क्योंकि पुर्तगाली तो 1458 में आए थे, परंतु जो फ्रांसीसी थे उनके बारे में हम बात करेंगे। फ्रांसीसी आए थे आपके 1664 में, मतलब स्वतंत्रता के बाद यूरोपियों में कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी में सबसे लास्ट में था, जो वो था आपका 1664 का, आपका बोल सकते हो फ्रांसीसी। ध्यान रखिए, अगर मैं डच की बात करूँ तो डच का जो आगमन था 1458 में हुआ था, डच का जो आगमन हुआ था वो 1602 में हुआ था। ध्यान रखिएगा, क्षमा चाहूँगा मैं, डच का जो आरंभ हुआ था वह 1602 में हुआ था, पुर्तगाली का 1458 में हुआ था और 1664 में आपके फ्रांसीसी आए थे। तो निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में लास्ट जो व्यापारी आया था वो था आपका फ्रांसीसी, और 1664 में ये आए थे। ध्यान रखिएगा इसको, 1664 में ये आए थे।
देखिए निम्न कथनों पर विचार कीजिए, और कथन पर विचार दे रखे हैं, यहाँ कथन दे दिया है, मैं आंसर बता देता हूँ। इसमें आंसर ये था कि कौन सा कथन सत्य है, कौन सा गलत है। तो यहाँ दिया था 1 और 2 सही है, या 1 या 2 दोनों ही गलत हैं। तो रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ये बिल्कुल अगर आप बोल सकते हो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो वारेन हेस्टिंग थे वो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, या विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ये दोनों ही यहाँ पर गलत है। तो ध्यान रखिए, केवल 2 यहाँ पर इसलिए दे रखा है क्योंकि यहाँ पर दे रखा था कि दोनों ही गलत हैं। मैं आपको बता देता हूँ, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर नहीं थे, विलियम बेंटिक भी भारत के प्रथम गवर्नर नहीं थे। जो वारेन हेस्टिंग थे वो आपके प्रथम गवर्नर जनरल रहे हैं। ध्यान रखिएगा, वारेन हेस्टिंग। क्वेश्चन आ चुका है कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारिक रूप में सबसे अंत में आया था? अभी हमने बात की थी फ्रांसीसी की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित किलों में से ब्रिटिश ने किसका सबसे पहले निर्माण कराया था? यस, देखिए किलों की बात हो रही है तो किलों की बात कर हम करेंगे। फोर्ट विलियम, फोर्ट सेंट जॉर्ज, या फोर्ट सेंट डेविस, या फोर्ट सेंट एंजेलो। सबसे पहहली बात तो आपको चारों की डिटेल याद होना चाहिए कि कौन सा कहाँ पर हो, उसकी स्थापना कब हुई। देखिए मैं इसके राइट आंसर आपको मैं बताना चाहूँगा कि इसका राइट आंसर आपका ये बी वाला फोर्ट सेंट जॉर्ज के फोर्ट सेंस एंग्लो केरला। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि निम्नलिखित किलों में ब्रिटिशों ने जो सबसे पहले निर्माण किया था उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि दिख रहा है फोर्ट विलियम, तो फोर्ट विलियम आपका जो है कलकत्ता में था और 1781 के समय काल आया था, है ना। फोर्ट सेंट जॉर्ज की अगर मैं बात करूँ तो इसका बिल्कुल सही आंसर है, चेन्नई में 1664 1644 में। फोर्ट सेंट डेविड्स की बात करें तो मद्रास 1670 में, और फोर्ट सेंट एंग्लो केरला की बात करें तो ये था आपका 1505 में। परंतु सन के अकॉर्डिंग आप नहीं जा सकते, क्योंकि पूछा है कि ब्रिटिश में सबसे पहले निर्माण कितना कराया था, तो वो ये तीनों का ही ब्रिटिश ने कराया था। परंतु फोर्ट सेंट एंजेलो जिसका निर्माण 1505 में कराया था पुर्तगालियों ने। किसने करवाया था? पुर्तगालियों ने 1505 में फोर्ट सेंट एंजेलो का निर्माण कराया था। फोर्ट विलियम का अंग्रेजों ने कराया, फोर्ट सेंट जॉर्ज का अंग्रेजों ने कराया, फोर्ट सेंट डेविड का अंग्रेजों ने कराया, परंतु एंजेलो का पुर्तगालियों ने कराया। देखिए जो फोर्ट विलियम कलकत्ता था वो 1781 में था, फोर्ट जेन जॉर्ज था वो चेन्नई 1644 में, फोर्ट सेंट डेविड आपका 1670 में मद्रास में। तो पहला निर्माण किसका हुआ था? वह हुआ था आपका फोर्ट सेंट जॉर्ज का चेन्नई में 1644 में। फिर दूसरा आ सकता है इसमें से आप फोर्ट सेंट डेविस मद्रास 1670 में, और लास्ट आपका फोर्ट विलियम 1781 कलकत्ता। और जो फोर्ट सेंट एंग्लो था मैंने आपको बताया पुर्तगाली के समय स्थापित हुआ था 1505 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 आपका। निम्नलिखित में से किसने बहुविवाह नामक पुस्तक लिखी? यस, देखिए बहुविवाह एक कुप्रथा थी सबसे पहली बात तो, और इसके खिलाफ जो रहे वो ईश्वरचंद विद्यासागर रहे। तो राइट आंसर ईश्वरचंद विद्यासागर है, क्योंकि राजा राममोहन राय है नहीं, ये सती प्रथा संबंधित थे। पंडित रमाबाई और रविन्द्रनाथ टैगोर तो बिल्कुल भी नहीं। तो राइट आंसर आपका ईश्वरचंद विद्यासागर, क्योंकि इन्हीं के ही विचार के द्वारा जो बहुविवाह कुप्रथा थी उसको धीरे धीरे क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया, और उसकी जो सुधारों में भी क्या हो गई, इसमें बोल सकते हो बढ़ोतरी हुई थी। ध्यान रखिएगा, और कमी किसमें हुई थी? बहुविवाह में कमी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जवाहरलाल नेहरू मृत्यु के समय भारत के प्रधानमंत्री की चौथी पदावधि में थे। जवाहरलाल नेहरू के संसद सदस्य के रूप में बारबली का नेतृत्व किया। भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री 1997 पर प्रयुक्त पद पर नियुक्त हुए थे। देखिए इनमें पूछा कौन सा कथन सत्य था, तो बताना चाहूँगा दूसरा कथन नहीं, बिल्कुल आपका गलत है। ध्यान रखिएगा, दूसरा कथन क्या है आपका? बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने संसद सदस्य के रूप में रायबरेली का नेतृत्व नहीं किया था, क्योंकि जो जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल है 1977 से 1979 तक रहा है। आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, माफ़ कीजिएगा, ये 1997 नहीं है, ये 1977 है। ध्यान रखिएगा, 1977 है ये, क्षमा चाहूँगा मिसप्रिंट है, ध्यान रखिएगा 1977 है। तो जवाहरलाल नेहरू मृत्यु के समय भारत के प्रधानमंत्री की चौथी पदावधि में थे, बिल्कुल सही है। भारत के प्रथम, अगर मैं कहूँ कि गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जो थे वो आपके यही थे, तो 1977 के पद पर नियुक्त हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है आपको। तो सूची 1 और सूची 2 की बात करते हैं। यहाँ पर एक तरफ लेखक दे रखा है और एक उनकी रचना दे रखी है। तो सबसे पहली बार रचना पढ़ेंगे और फिर लेखक निकालते हैं कि शतरंज के लेखक इसमें से कौन है? बंकिमचंद्र चटर्जी खिलाड़ी, या दिग्बंधु मित्र, या प्रेमचंद। तो देखिए जो शतरंज के खिलाड़ी हैं वह हैं आपके प्रेमचंद। शतरंज के खिलाड़ी की जो आकृति है वो प्रेमचंद की लिखी हुई है। अगर मैं बात करूं कि बंकिमचंद्र चटर्जी खिलाड़ी की, तो वह है आपका देवी चौधरानी। दीनबंधु मित्र की मैं बात करूं तो चंद्रकांता, और प्रेमचंद की बात करें तो शतरंज के खिलाड़ी हैं। बिल्कुल शतरंज के खिलाड़ी जो पुस्तक लिखी है वो है, किताब जो लिखी है उसका लेखक है आपका प्रेमचंद। देवी चौधरानी, देखिए देवी चौधरानी जो है वो है बंकिमचंद्र चटर्जी की एक पुस्तक है, और इन्होंने ही लिखा है। ध्यान रखिएगा, इनकी ही कृति है देवी चौधरानी। और जो नील दर्पण है, नील दर्पण की अगर मैं बात करूँ
तो ध्यान रखिएगा, नील दर्पण है आपकी दीनबंधु मित्र की। जो चंद्रकला का तो नाम ही नहीं, यहाँ पर कोई राइटर नहीं दे रखा है। देखिए बंकिम चंद्र चटर्जी की, अगर मैं अभी उल्टा समझा रहा था, मैं सीधा समझाऊंगा आपको। बंकिम चंद्र चटर्जी की है देवी चौधरानी, दीनबंधु मित्र की है आपकी नील दर्पण, और प्रेमचंद की है आपकी शतरंज के खिलाड़ी। कौन से हैं? शतरंज के खिलाड़ी। एक बार बताता हूँ, प्रेमचंद के शतरंज के खिलाड़ी, दीनबंधु मित्र के नील दर्पण, और बंकिम चंद्र चटर्जी की देवी चौधरानी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। देखिए सूची 1 और सूची 2 यहाँ पर दे रखी है कि उन दोनों को आपको सम्मिलित करना है। नागेंद्र सिंह भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे, या भारत का प्रधान अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के, या भारत के मुख्य न्यायाधीश, या भारत का महान्यायाधीश? तो देखो नागेंद्र सिंह जो आयुक्त थे वो अध्यक्ष थे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के, ये बिल्कुल सही है यहाँ पर। अगर A.N. राय की बात करें तो A.N. राय जो थे वह थे आपके भारत के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायमूर्ति बोल सकते हैं, भारत के प्रमुख मुख्य न्यायाधीश। R.K. त्रिवेदी की बात करें तो भारत का मुख्य निर्वाचन आयोग, और भारत अशोक देसाई की बात करें तो भारत का नाम न्यायाधीश। देखिए उस समय का क्वेश्चन से ये गलती से आधुनिक भारत के इसमें आ गया है, तो इसको मैं ज़्यादा डिटेल तो नहीं समझाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। न्यायमूर्ति निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है सबसे पहली बात तो, और बताना है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो कथन पढ़ लेते हैं हम पहले, कि न्यायमूर्ति V.R. कृष्णा अय्यर भारत के प्रथम मुख्य न्यायमूर्ति थे। ये गलत है। न्यायमूर्ति V.R. कृष्णा अय्यर भारतीय न्याय व्यवस्था में लोकहित जन याचिका परिजनों में से एक माने जाते हैं। बिल्कुल, ये इसका बिल्कुल राइट आंसर है आपका। देखिए जो मैं बता रहा हूँ आपको कि न्यायमूर्ति V.R. कृष्णा अय्यर भारतीय न्याय व्यवस्था में लोकहित याचिका परिजनों में से एक माने जाते हैं, ये बिल्कुल राइट आंसर है इसका, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना करी? हेनरी लुइस, विविनी दोरिजियो, ईश्वरचंद विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, या राजा राममोहन राय? तो देखिए राइट आंसर है इसका राजा राममोहन राय, क्योंकि देखिए डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर राजा राममोहन राय ने ही कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। ध्यान रखिएगा, कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? आपको पता होगा, राजा राममोहन राय, अलेक्जेंडर डफ और डेविड हेयर ने की थी। अब कब की थी इसकी नींव, कब रखी गई थी, मैं उसके बारे में बताता हूँ। 20 जनवरी 1817 को क्या रखी गई थी, इसकी नींव रखी गई थी। तो ध्यान रखिएगा 20 जनवरी 1817 में इसकी नींव रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए इन कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? भारत में पहली बार टेलीग्राफ लाइन कोलकाता के डायमंड हार्बर के बीच बिछाई गई थी। बिल्कुल सही है। भारत में प्रथम निर्यात संवर्धक क्षेत्र कांजला में स्थापित किया था। बिल्कुल ये भी सही है। देखिए सबसे पहली बात मैं शुरू की बताता हूँ कि भारत की जो प्रथम टेलीग्राफ लाइन थी वो कलकत्ता में डायमंड बोल सकते हो, डायमंड हार्बर के बीच प्रारंभ की गई थी। कलकत्ता से डायमंड हार्बर के बीच में शुरू की गई थी। अब कब शुरू की गई थी? तो 1850 में शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी? 1850 में। तो ध्यान रखिएगा राइट आंसर है कि भारत की प्रथम टेलीग्राफ लाइन 1850 में कलकत्ता से डायमंड हार्बर के बीच में शुरू की गई थी। और पहला निर्यात जोन की यहाँ पर बात हो रही है, ICZ जोन की बात हो रही है कि भारत में प्रथम निर्यात संवर्धक क्षेत्र कांडला गुजरात में स्थापित किया गया था। बिल्कुल सही है। कब किया गया था? 1965 में स्थापित किया था। देखिए 1850 में कलकत्ता से डायमंड और 1965 में जोन भारत में कांडला में स्थापित किया गया था। तो दोनों ही आंसर यहाँ पर क्या है? बिल्कुल राइट है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के भारत की प्रसिद्धाबद्ध सिविल सेवा का सृजन किया जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जाने गई? वॉरेन हेस्टिंग, वेलेजली, लॉर्ड कॉर्नवालिस, या विलियम बेंटिक? तो राइट आंसर है इसका लॉर्ड कॉर्नवालिस। देखिए कौन सा गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसिद्ध बोल सकते हो सिविल सेवा का सृजन किया? तो वह थे आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं, आप लोग तैयारी कर रहे हैं। UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की बात हो रही है। भारतीय सिविल सेवा के जनक, ध्यान रखिएगा, कई बार पूछ सकते हैं कि भारतीय सिविल सेवा की शुरुआत किसने की थी? तो वह थे आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 में। 1786 से 1793 में, ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन आया है। और मैं आपको बताना चाहूँगा ये बिल्कुल राइट आंसर है इसका लॉर्ड कॉर्नवालिस, भारतीय सिविल सेवा के जनक भी इनको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। 1793 में एक विनियम द्वारा जिला कलेक्टर को उसकी न्यायिक शक्तियों से वंचित कर दिया गया और केवल संग्राहक अभिकर्ता बना गया था। ऐसे विनियम का क्या कारण था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने महसूस किया कि जिला कलेक्टर की राजस्व संग्रहण की दक्षता अन्य कार्यों का बोझ न रहने से बहुत अधिक बढ़ाई जाएगी। गलत है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने महसूस किया कि न्यायिक शक्ति अनिवार्य रूप से यूरोपियों के हाथ में होना चाहिए, जबकि जिलों में राजस्व संग्रहण का कार्य भारतीयों को सौंपा जा सकता है। यह भी गलत है। लॉर्ड कॉर्नवालिस जिला कलेक्टर में सेकेंडरी इतनी विशस्त्र शक्ति से सतर्क हो गया था कि और महसूस करता था कि एक व्यक्ति में इतनी परम शक्ति का होना अवांछनीय है। ये बिल्कुल सही है। और चौथा है आपका न्यायिक कार्य के लिए भारत का गहरा ज्ञान और कानून में अच्छा प्रशिक्षक होना आवश्यक था। जो
तो लॉर्ड कॉर्नवालिस महसूस करते थे कि जिला कलेक्टर को केवल राजस्व संग्रह की होना चाहिए, ये गलत था। क्योंकि जो 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने न्यायिक सुधार हेतु ब्रिटिश भारतीयों में प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए क्या किया था कि कॉर्नवालिस संहिता के नाम पर क्या किया था, इन्होंने कॉर्नवालिस संहिता शुरू की थी। तरक्की का न्यायिक सुधार हेतु उन्होंने क्या किया था, कॉर्नवालिस संहिता शुरू करी थी। और कॉर्नवालिस संहिता में जो हुआ था कि कॉर्नवालिस ने जो नए सुधार करे हैं जिसमें विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित थे, जिसमें है कलेक्टर को ही राजस्व विभाग का बना दिया गया था, क्या बना दिया गया था, प्रमुख बना दिया गया था। तो बी सी वाला सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई का तात्कालिक कारण क्या था? देखिए, तात्कालिक कारण आपसे पूछा है तो मैं बताना चाहूँगा, वह मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। बी उसे जालंधर के कुंठाग्रस्त राज्यपाल आदि बेगम खान पंजाब पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। गलत। वह मुगल प्रशासन का चाहार महल, गुजरात, औरंगाबाद, सियालकोट, परसुर के राजस्व का भुगतान न करने के लिए दंडित था, यह भी गलत। वह दिल्ली की सीमाओं तक के पंजाब के सभी उपजाऊ मैदानों को हड़प कर अपने राज्य में विलय करना चाहता था, यह भी गलत। इसका राइट आंसर है ए। वह मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। बिल्कुल सही है इसका जवाब, तैमूर शाह के निष्कासन का क्या लेना चाहता था, बदला लेना चाहता था। ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि अहमद शाह अब्दाली के बारे में एक बार क्वेश्चन भी आया है और कई बार पूछ भी चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है ना। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी उसका जो तात्कालिक कारण था वो था मराठों द्वारा लाहौर से उसके वायसराय तैमूर शाह का निष्कासन था। इस युद्ध में मराठे क्या हो गए थे, बुरी तरह परास्त हो गए थे और वो निष्कासन का क्या लेना चाहते थे, बदला लेना चाहते थे। तो यही इसका तात्कालिक कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, तत्कालिक कारण से क्वेश्चन आया तो आपको सारे युद्धों का तत्कालिक कारण याद होना चाहिए, सारी क्रांतियों का तत्कालीन कारण याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, पांडिचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपियन शक्ति पुर्तगाली थे, बिल्कुल सही है। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थी, ये गलत है। अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया, ये भी गलत है। देखिए, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थी, ये बात तो सही है। ये बात तो हम भी मान रहे हैं कि पहली शक्ति कौन थी, यूरोपीय शक्ति थी। परंतु पांडिचेरी पर जो दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी नहीं थी वो कौन सी थी, आपकी डच थी, इसलिए ये गलत है। क्योंकि पांडिचेरी पर जो कब्जा करने वाली दूसरी शक्ति थी वो आपकी डच थी। और तृतीय यहाँ पर बोला गया अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा ही नहीं किया, तो ऐसा तो नहीं है, बिल्कुल कब्जा किया था। 1761 में अंग्रेजों ने पांडिचेरी पर भी कब्जा कर लिया था। तो केवल एक क्या है इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट अनुदेश प्रपत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन को वर्ष 1950 के भारतीय संविधान के रूप में समाविष्ट किया। उन्मूल अधिकार, राज्य के नीति तत्व, राज्य की कार्यपालिक शक्ति का विस्तार या भारत सरकार के कार्य का संचालन। तो देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 में जो अंतर्विष्ट अनुदेश था जिसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन या बोल सकते हो राज्य के नीति निषेध तत्व के रूप में इसको जोड़ा गया था 1950 में। क्योंकि देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 में जो एक अनुदेश प्रपत्र को भारतीय संविधान के 1950 में भारतीय संविधान की जो अनुसूची 4 है जहाँ पे नाम सुना होगा, राज्य के नीति निषेध तत्वों में क्या किया गया है, जोड़ा गया है। और ध्यान रखिएगा, इसमें क्या था, जो गवर्नर जनरल और गवर्नर जनरल के लिए जो ब्रिटिश सरकार द्वारा 1935 में इस अधिनियम को उस समयकाल में लाया गया था और वही हमारे 1950 के भारतीय संविधान में उसको जोड़ दिया गया कि किस प्रकार राज्य सरकार को उसकी नीति बनाने के लिए और किस प्रकार उसके तत्वों को निर्देशित करने के लिए उसके पास शक्ति का कार्य होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 32। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई थी। निम्नलिखित प्रावधानों में से किसी एक को सामान्यतः इसके कारक के रूप में जोड़ देखा जाता है। रैयत की तुलना में जमींदार की स्थिति का अधिक सशक्त करना, गलत। ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदारों का अधिपति बनाना, गलत। न्यायिक पद्धति को अधिक कुशलता बनाना, गलत। 1, 2, 3 कथनों में से कोई भी सही नहीं, ये बिल्कुल सही है। क्योंकि यहाँ पर तीनों ही कॉन्सेप्ट क्या दे रखे हैं, गलत दे रखे हैं। देखिए, कॉर्नवालिस की जो भूमि सुधार था मैं उसके बारे में आपको जानकारी देता हूँ कि कॉर्नवालिस ने क्या कहा था कि भूमि संबंधी सुधार के लिए क्या कहा था, उन्होंने अपने कानूनी विवादों में क्या कर दी थी, बढ़ोतरी कर दी थी। और जिसका मुख्य कारण था कि न्यायालय के शुल्कों को हटाया जाए, किसी प्रकार से न्यायालय के शुल्कों को हटाया जाए। क्योंकि कोई भी न्यायालय में किसको क्या होता था, जो भी मतलब क्या बोलते हैं, कोई भी आदेश होता था तो उसको क्या करते थे, न्यायालय में ये लोग उसको घसीट लेकर आते थे। अपील करने का अधिकार भी बढ़ा दिया गया था, यह भी इसका कारण हो सकता है। और वकीलों ने अपनी फीस भी निर्धारित कर दी थी कि अगर आपको किसी को अपील करना है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। इसलिए क्या करा उन्होंने, भूमि सुधार से संबंधित विवादों पर जो बढ़ोतरी की है और वो कर दी है। अब जैसे मान के चलो, अमानवीय दंड है, हाथ पैर नाक काटना आदि समाप्त कर दिए गए। इसी प्रकार पे जो मुकदमे दायर होते थे, छोटे मोटे कानूनी विवाद, गैर कानूनी विवाद, इन सभी में सुधार
किया गया और सभी कानवालिस के समय में ही सुधार किया गया, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 33। भारत के 19वीं शताब्दी के जनजाति विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्वों ने साझा कारण मुहैया कराया है? भू राजस्व की नई प्रणाली का लागू होना और जनजातीय उत्पादों पर कर लगाया जाना? नहीं। जनजातीय क्षेत्रों में बिचौलियों के रूप में बड़ी संख्या में महाजन, व्यापारियों और लगान के ठेकेदारों को बढ़ना। चौथा, जनजातीय समुदाय की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विवरण। तो राइट आंसर है इसका जनजातीय समुदाय की प्राचीन भूमि संबंधी का संपूर्ण विवरण। देखिए जनजातीय उत्पाद, इसका राइट आंसर क्या हो गया आपका 4, क्योंकि भारत में 19वीं शताब्दी में जनजातीय विद्रोह के लिए जो मुख्य कारण हो सकता है, मुख्य तत्व हो सकता है, वह 4 नंबर ही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जनजातीय उत्पाद शब्द का प्रयोग के कारण सबसे पहला विकल्प यही माना जा सकता है कि जो हमारे भारत में जनजातीय उत्पाद हुआ है, मतलब जितनी प्रकार से जाति जनजातियों को भेदभाव के रूप में किया गया है, ये क्या है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि यहाँ पर चतुर्थ विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही दे रखा है, क्योंकि विदेशी हस्तक्षेप ने क्या करा था, जो देश का हमारा जो ढांचा था उसको क्या कर दिया था, जाति के रूप में विभक्त कर दिया था, या बोल सकते हो आपकी जाति के रूप में देश ढांचे का क्या कर दिया था, विघटन कर दिया गया था। और भारत में अन्य अनेक प्रकार से विद्रोह जो हुए जाति के आधार पर, वो इसी के आधार पर हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, और आज भी कई पार्टियां हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं किसी प्रकार से, क्योंकि हमारा काम सिर्फ पढ़ाना है। क्योंकि आप बात हो रही जनजातियों की, तो ध्यान रखिएगा, आज भी कई प्रकार से जाति जनजातियों को लेकर मुद्दे बनाए जाते हैं, और वो मुद्दे से कई प्रकार की आज भी विद्रोह उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। भारत में उपनिवेशी शासनकाल में होम चार्जेस भारत में संपत्ति का दोहन का महत्वपूर्ण अंग थे। निम्नलिखित में से कौन इसकी निधि संगठक थी? देखिए होम चार्जेस, सबसे पहली बात होम चार्जेस के बारे में आपको बताता हूँ कि होम चार्जेस क्या थे। देखिए लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में ली जाने वाली निधि थी, बिल्कुल सही है। भारत में कार्यरत अंग्रेजी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन इसी से ले लिए जाते थे, बिल्कुल। और भारत के बाहर हुए युद्धों में लड़ने के लिए अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि थी होम चार्जेस। मतलब यदि आप भारत में उपनिवेश कर रहे हैं, उनके शासनकाल में भारत में उस समय आप उपनिवेश करते थे, तो वहाँ पर उस क्या होता था कि जो होम चार्जेस लिए जाते थे, क्या लिए जाते थे वहाँ पर, होम चार्जेस लिए जाते थे। अब होम चार्जेस मतलब आप समझते हो घरेलू चार्जेस, या बोल सकते हो घरेलू टैक्स, क्या बोल सकते हैं हम इसको, घरेलू टैक्स या घरेलू ऋण। देखिए एक बुक है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आपने नाम सुना होगा इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसने लिखी है वो आर.सी. दत्त हैं, ध्यान रखिएगा। आर.सी. दत्त की एक बुक है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उसमें क्या बताया है कि होम चार्जेस ईस्ट इंडिया कंपनी पर क्या था, एक लाभांश वाला कर था। मतलब नाम समझ में आ रहा, होम चार्जेस मतलब घरेलू ऋण, जो कर्मचारी अधिकारियों के वेतन भत्ते, पेंशन और ब्रिटिश सैनिकों द्वारा भारत पर जो लड़े गए युद्ध हो रहे हैं, उनकी खतापूर्ति के लिए ये लोग क्या करते थे, भारत में जो भारत के लोग रहते हैं उनके ऊपर क्या लगा रहे थे, होम चार्जेस, या बोल सकते हो आप भारत का जो घरेलू कर है, टैक्स है, वह घरेलू ऋण है, उस समय लिया करते थे। तो यहाँ पर तीनों ही कॉन्सेप्ट क्या है, तीनों ही ऑब्जेक्ट क्या हैं, बिल्कुल सही हैं। और बुक का नाम इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, बुक का जो राइटर है वो है आपके आर.सी. दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 35। 1893 में सर विलियम्स वेडनबर्ग तथा डब्ल्यू.एस. केन ने किस उद्देश्य से इंडियन पार्लियामेंट कमेटी की स्थापना की थी? भारत में राजनीतिक सुधार हेतु, भारत में सामाजिक न्यायपालिका में प्रवेश हेतु, भारतीय स्वतंत्रता पर ब्रिटिश संसद में चर्चा सुगम करने हेतु, या ब्रिटिश संसद के विख्यात भारतीयों के प्रवेश हेतु आंदोलन करने के लिए? तो राइट आंसर इसका 4, ब्रिटिश संसद में विख्यात भारतीयों में प्रवेश हेतु आंदोलन करने के लिए इसका राइट आंसर है। देखिए 28 दिसंबर 1885 में 72 सदस्यों की उपस्थिति में बम्बई का जो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज है, उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ये सभी को पता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और ए हमको क्या बना दिया गया था, वहाँ पर जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया था, ध्यान रखिएगा, जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया था। और 1893 में बेडरबर्न ने उदार दल के सदस्य के रूप में क्या कर लिया था, पार्लियामेंट में प्रवेश कर लिया था। और कांग्रेस राजनीति सुधारों में क्या की थी, मांग की थी। तो राइट आंसर है इसमें ब्रिटिश संसद में विख्यात भारतीय हेतु प्रवेश आंदोलन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 36। महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी सबसे गहन धारणाएं ऑन टू लिस्ट द लास्ट, ऑन टू दिस लास्ट, ध्यान रखिएगा, ऑन टू द लिस्ट, ध्यान रखिएगा, नामक पुस्तक में प्रतिबिंब होती है। और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला? सुशिक्षित व्यक्ति का वह नैतिक दायित्व है, वह शोषित तथा निर्धनों का उत्थान करे। गलत। व्यक्ति का कल्याण सबसे कल्याण में निहित है, यह है बात बिल्कुल सही है। उच्च जीवन के लिए ब्रह्मचर्य आध्यात्मिक चिंतन अनिवार्य है। गलत है। इस संदर्भ में सभी उपयुक्त 1, 2, 3 गलत हैं। इसका राइट आंसर है व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। देखिए महात्मा गांधी की जो किताब है उनका नाम है ऑन टू लिस्ट लास्ट, ध्यान रखिएगा, ऑन द लिस्ट, इसका नाम है ऑन टू द लास्ट, ध्यान रखिएगा, ऑन टू दिस लास्ट, ऑन टू दिस लास्ट, ध्यान रखिएगा,
माफ़ कीजिएगा, ऑन टू दिस लास्ट जो महात्मा गांधी की पुस्तक है उसमें कहा गया है कि व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 हमारा नंबर का क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, मुसलमानों के पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था, केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायिक शक्ति का हस्तांतरण। तो देखिए इसका जो 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है उसमें द्वैध शासन की व्यवस्था का संलग्न कहा गया है। और मुस्लिम समाज की जो यहाँ पर देखिए कहा गया है पृथक सांप्रदायिक, ये तो 1909 का माल्य मिंटो सुधार था भाई जी। तो इसका राइट आंसर है ए और एक और तीसरा। ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी, बिल्कुल सही है। केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायी शक्ति का हस्तांतरण कर दिया गया था, ये भी सही है। परंतु मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल 1909 के माल्य मिंटो सुधार में लाई गई थी। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 38। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, सरकार रैयत को पट्टे देती थी, कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारित किया जाता था। तो देखिए यहाँ पर तीनों ही सही है। रैयतवाड़ी व्यवस्था मतलब सरकार रैयत के आधार पर क्या करती थी, पट्टे देती थी। किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था और कर लगाने से पूर्व भूमि सर्वेक्षण का क्या कर दिया था, कर टैक्स फिक्स कर दिया जाता था। तो यहाँ पर तीनों चीज़ ही सही है कि किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, सरकार रैयत पर पट्टे देती थी और कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण बिल्कुल किया जाता था रैयतवाड़ी बंदोबस्त के अंतर्गत। 39 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। रॉलेट एक्ट के लक्ष्य क्या थे? युद्ध प्रयासों का अनिवार्य आर्थिक समर्थन, नहीं, बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा। ये बिल्कुल सही है। देखिए रॉलेट एक्ट का बहुत आप बोल सकते हो कि किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए उसको बंदी बना सकते थे और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया के द्वारा ही की जाती थी। ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर का, निम्नलिखित पर विचार कीजिए और इनमें से क्या अंग्रेजों की भारत को देन थी? मुद्रा के रूप में, मुद्रा है, ध्यान रखिएगा मुद्रा नहीं है वो, मुद्रा के रूप में उपज के गुणों का आधार भूमित राजस्व का उल्लंघन, युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग, या तंबाकू लाल मिर्च की खेती, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अंग्रेजों की भारत को देन यहाँ पर कुछ भी नहीं थी। चलती फिरती तोपों का युद्ध नहीं, तंबाकू लाल मिर्च की खेती तो नहीं है, बिल्कुल सब भारतीय संबंधित था। ये उपज और गुणों को आधारित भी बिल्कुल नहीं, ये सब भारतीय और ये भारतीयों को क्या देते, ध्यान रखिएगा। इसलिए इसका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर है आपका कि निम्नलिखित विचार कीजिए। ये अंग्रेजों की भारत देन थी, ये वाला क्वेश्चन हो गया है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे, या भारतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित हुए थे, या सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषता के लिए चुने गए थे। तो राइट आंसर है इसका भारतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित हुए थे। देखिए संविधान सभा के जो सदस्य थे जिन्होंने प्रांतीय विधानसभा द्वारा इनको क्या कर दिया था, निर्वाचित कर दिया गया था। तो राइट आंसर आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, बंगाल के तिभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी? देखिए बंगाल का जो तिभागा किसान आंदोलन है उनकी मांग ये थी कि जमी, देखते हैं पहले तो अपन ये ऑब्जेक्ट देख लेते हैं कि कृषकों को समस्त ऋण को रद्द करना गलत, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन या कृषि दासता को अंत करना, यह भी गलत, भूमि का वास्तविक खेतिहर होने के नाते भू स्वामित्व कृषकों को प्रदान करना, यह भी गलत। राइट आंसर है इसका जमींदारों को हिस्सेदारी की फसल के आधे भाग को 1/3 करना। देखिए बंगाल का जो तिभागा किसान आंदोलन था उसकी जो मुख्य मांग ये थी कि जो जमींदार की हिस्सेदारी है उसका जो फसल का आधा भाग है उसको कम करके क्या करना है, फसल का 1/3 करना है। हम आधा भाग क्यों दें, बिल्कुल सही है, बंगाल का तिभागा आंदोलन पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, एनी बेसेंट। अब एनी बेसेंट ने क्या किया, यहाँ पर कथन पूछा कौन सा कथन सही है। तो होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी, बिल्कुल सही है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका एनी बेसेंट नहीं थी, ध्यान रखिएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्ष थी, ये भी सही है। देखिए एनी बेसेंट होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी, बिल्कुल थी, क्योंकि एनी बेसेंट ने ही होम रूल आंदोलन का प्रारंभ किया था और आयरलैंड से होम रूल लोग क्या हुए थे, बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। आयरलैंड से जो होम रूल लीग के जो प्रभाव हुए थे लोग बोल सकते हो, होम रूल लीग है वो प्रभावित कहाँ से हुई थी, आयरलैंड से हुई थी। और थियोसॉफिकल जो सोसाइटी की अगर यहाँ बात करें तो थियोसॉफिकल सोसाइटी के जो संस्थापक थे वो तो थे आर्कलट, ध्यान रखिएगा, श्री ऑलकट, ध्यान रखिएगा श्री ऑलकट थे। और एनी बेसेंट ने 1917 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना भी की थी, बिल्कुल सही है, और उसकी अध्यक्षता भी इन्होंने एक बार करी है। तो 1 और 3 यहाँ पर दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, एल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? भारतीय द्वारा हथियार लेकर चलने पर कुछ प्रतिबंधों पर लागू किया जाना, भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लागू किया जाना, यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं का हटाया जाना, या आयातित सूती कपड़े पर लगाए गए शुल्क का हटाया जाना। देखिए एल्बर्ट
संबंधित जो इल्बर्ट विवाद था वो था आपका यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं का हटाया जाना। मतलब इल्बर्ट विवाद ये था कि यूरोप के लोग के मामले की जो सुनवाई है वो यूरोप ही करेंगे, ध्यान रखिएगा। और इल्बर्ट बिल कब लाया गया था, तो आप सभी को पता होगा कि 1883 में इल्बर्ट बिल को लाया गया था। कब लाया गया था? 1883 में इल्बर्ट बिल को लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो महारानी विक्टोरिया की जो उद्घोषणा हुई थी 1858 में, उसके बारे में देखना है कि भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने पर किसी भी विचार का परित्याग करना, भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश काउंट के अंतर्गत रखना, भारत की ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का निगमन करना। तो देखिए इसका जो उद्देश्य है महारानी विक्टोरिया का, यहाँ पर पूछा गया था कि महारानी विक्टोरिया का जो उद्देश्य है उद्घोषणा है, तो पूछा गया था कि कौन सा सही है, तो मैं बताना चाहूँगा तीसरा यहाँ पर गलत है। क्योंकि जो मैं बताता हूँ आपको 1858 का अगर बोल सकते हो भारत शासन अधिनियम या महारानी विक्टोरिया की जो उद्घोषणा हुई थी 1858 में, जिसका उद्देश्य था कि भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य से मिलाने पर किसी भी विचार का परित्याग करना था, बिल्कुल सही है। भारतीय प्रशासन के ब्रिटिश काउंट के अंतर्गत रखना था, ये भी सही है। कथन एक और दोनों ही सही है, परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का निगमन करना इस घोषणा में बिल्कुल भी शामिल नहीं था। ध्यान रखिएगा, महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा में ये दोनों शामिल थे, ये दोनों शामिल थे और ये वाला शामिल नहीं था। तो राइट आंसर है इसका तीसरा कि यह शामिल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पर 3 कथन और चौथा कथन था, इनमें से कोई नहीं। पहला कथन, इसने ब्रिटिश माल के बहिष्कार के करों और अपौंचक की वकालत की, ये गलत है। यह सर्वहारा वर्ग अधिनायकत्व स्थापित करना चाहती थी, यह भी गलत है। इसमें अल्पसंख्यकों या दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन की वकालत की, यह भी गलत है। इसमें कथन है बिल्कुल इनमें से कोई नहीं, तो यह बिल्कुल सही है, इनमें से कोई नहीं। देखिए कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934, ध्यान रखिएगा 1934 में क्या हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में किसके द्वारा हुई थी, ये बताना आप मुझे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आपने नाम सुना होगा इसके महासचिव और अध्यक्ष का। तो मैं बताता हूँ, जो इसके महासचिव थे वो थे आपके जयप्रकाश नारायण, और जो आचार्य नरेंद्र देव थे वो क्या थे, इस समय इनको अध्यक्ष चुना गया था। इन्होंने क्या किया था, जो सरकारी संस्थाएं थी, ट्रेड यूनियन थे, कृषक थे और स्थानीय निकाय थे, इनकी क्या की थी, इनकी जो समाजवाद की जो वकालत है उसमें क्या की थी, इन्होंने अहम भूमिका दी थी। ध्यान रखिएगा, एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा कांग्रेस की सोशलिस्ट पार्टी का संदर्भ, बिल्कुल डिटेल में इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, सत्य शोधक समाज में संगठित किया। बिहार में आदिवासियों के लिए उन्नयन का एक आंदोलन, गुजरात में मंदिर प्रवेश का एक आंदोलन, महाराष्ट्र में एक जाति विरोध आंदोलन या पंजाब में एक विकास आंदोलन। तो देखिए जो सत्य शोधक समाज में संगठित किया था वह था महाराष्ट्र में एक जाति विरोध आंदोलन। ध्यान रखिएगा, सत्य शोधक समाज का जो अगर आप बोल सकते हो, सबसे पहली बात इसकी स्थापना किसने करी थी, तो मैं बताता हूँ कि इसकी स्थापना 24 सितंबर 1883 को ज्योतिराव फुले ने की थी। किसने की थी, ज्योतिराव फुले ने की थी। और ये एक ऐसा समूह था जिसका उद्देश्य शूद्र और अस्पृश्य जातियों के शोषण और उत्पीड़न से आज़ाद उनको कराना था। ध्यान रखिएगा, जाति विरोध आंदोलन था, बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित है, सामाजिक सुधार से, शैक्षणिक सुधार से, पुलिस प्रशासन सुधार से या संवैधानिक सुधार से। तो देखिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, आप बोल सकते हो कि 1918 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार है वह आपका स्वशासी संस्थाओं की स्थापना के लिए ब्रिटिश शासन द्वारा भारत में शुरू किया गया था। किसके लिए किया गया था, स्वशासी संस्थाओं की स्थापना के लिए ब्रिटिश शासन में शुरू किया गया था, अर्थात संवैधानिक सुधार के लिए क्या गया था, वह शुरू किया गया था। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव संवैधानिक सुधार हेतु शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 वाला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और केशव चंद्र सेन का संबंध किसकी स्थापना से है। कलकत्ता न्यू कैटेरिया कमेटी, बिल्कुल गलत है। टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंशन, बिल्कुल सही है। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, बिल्कुल भी सही है। देखिए केशव चंद्र सेन का संबंध टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंशन से है और इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन से भी है। तो राइट आंसर है 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ में किए जाने के संबंध में था, लॉर्ड कॉर्नवालिस, अलेक्जेंडर रीड या थॉमस मुनरो। तो देखिए इसका राइट आंसर है आपका अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो, क्योंकि भारत में जो रेडिया बोल सकते हो आपकी रोज रैयतवादी रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था थी उसके प्रारंभ में अलेक्जेंडर और रीड, ध्यान रखिएगा इसमें दे रखा है, आप कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो क्या थे यहाँ पर, इससे संबंधित है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त को प्रारंभ किए जाने के संबंधित अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो थे, ना कि लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्वेश्चंस का समाप्त होते हैं। और ये वीडियो आपका आधुनिक भारत से संबंधित था। इस वीडियोज़ में हमने आधुनिक भारत से संबंधित कई क्वेश्चंस को यहाँ पर देखा जो विगत वर्षों में यूपीएससी के एग्जाम्स द्वारा लाए गए थे। तो बने रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।